अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नावल निगार शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे नावल का 36वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। खादिम शाहवेज़ और उसके साथियों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो काले कपड़े में खुद को छिपाए वो नकाब पोश दुश्मन गुलनाज बेगम का हाथ पकड़े नीली कहर आलोद गज़बनाक निगाहों से उन लोगों को ही देख रहा था और फिर उन सब का मजाक उड़ाते हुए बोला, अब बताओ कौन रोकेगा मुझे गुलनाज बेगम को यहाँ से ले जाने में, क्योंकि अफसोस तुम्हारे जिन्नात शहंशाह शहरयार और वो दुर्वेश तो इस महल में है ही नहीं। गुलनाज उसकी बात सुनकर और भी ज़्यादा घबराई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और खादिम शाहवेज़ के पास कोई जवाब नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी उन सब ने देखा कि किसी ने एक ज़ोर का तमाचा उस काले कपड़े वाले नकाबपोश खबीज दुश्मन को मारा और उसने घबराकर गुलनाज बेगम का हाथ छोड़ दिया। उन लोगों ने पलट कर देखा तो मलिका मोमिना बेगम हाथों में तलवार लिए खड़ी थी और किनारे पीछे खड़ी वो नामालूम परछाई मोमिना बेगम को देखकर मुस्कुरा रही थी। और फिर वो अपने मन ही मन में सोच रहने लगी, बहुत खूब ए बहादुर मलिका मोमिना बेगम। गुलनाज बेगम और खादिम शाहवेज़ मोमिना बेगम को इस तरह अचानक देखकर चौंक गए। मलिका मोमिना बेगम ने उस खबीज से कहा, ए खबीज दुश्मन, तो क्या हुआ अगर इस महल का बादशाह यहाँ नहीं है तो इस महल की मलका तो है ना, इस महल की हिफाजत के लिए। और फिर इतना कहकर मलिका मोमिना बेगम ने दोबारा उस काले कपड़े वाले नकाबपोश दुश्मन पर तलवार से वार करने की कोशिश की, मगर वो नकाबपोश दोबारा हमला होते देख इतना कहकर गायब हो गया कि मैं फिर दोबारा ज़रूर आऊँगा। और मोमिना बेगम ने जैसे ही वहाँ से उस नकाबपोश को गायब होकर जाते देखा तो वो भी फ़ौरन खुद भी अपने कमरे में जाने के लिए पलटी। गुलनाज बेगम ने उसे रुकने के लिए बहुत कहा, मगर मलिका मोमिना बेगम ने उसे अगले दिन मिलने का कहकर अपने कमरे में चली गई। गुलनाज बेगम और वो खादिम शाहवेज़ और वो दोनों खादिम सभी एक दूसरे को कुछ न समझने वाले अंदाज में देखने लगे, मगर खादिम शाहवेज़ ने सोचा कि वाकई मलिका मोमिना बेगम तो बहुत ही बहादुर निकली, क्योंकि उसने तो सोचा ही नहीं था कि इस ऐन मुश्किल वक्त पर गुलनाज बेगम को उस नकाबपोश दुश्मन से बचाने के लिए मलिका मोमिना बेगम इस तरह से अचानक आ जाएंगी। और इधर कमरे में आकर मलिका मोमिना बेगम सोचने लगी कि आखिर ये क्या हो गया, मुझ में इतनी हिम्मत और ताकत कैसे आ गई। और आसिया बेगम उन सब वाक़े से अनजान बेखबर सो रही थी। उधर शहंशाह शहरयार उस नकाबपोश दुश्मन के बारे में ही सोच रहा था कि वो नकाबपोश दुश्मन हमारे पीछे कहीं हमारी गैर मौजूदगी में हमारे परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचाए। और रात काफ़ी होने की वजह से अब उसे भी हल्की हल्की सी नींद आने लगी और पलक झपकते ही वो एक बहुत लंबे कद और काले लिबास में मलबूस खूबसूरत सरापा लिए वो नामालूम खौफनाक परछाई जिन्नात शहंशाह शहरयार को पहली बार ख्वाब में मुस्कुराती हुई नज़र आई और बोली, ज़्यादा मत सोच ए दुर्वेश सिफत नेक दिल जिन्नात शहंशाह शहरयार, तो यहाँ इस ज़मीन के नीचे का सच पता कर, क्योंकि तेरे परिवार और तेरे शाही महल को किसी भी दुश्मन और ख़ासकर उस नकाबपोश दुश्मन से बचाने के लिए वहाँ मेरी होने वाली दोस्त और तेरी बीवी मलिका मोमिना बेगम वहाँ महल में मौजूद है। जिन्नात शहंशाह शहरयार ने उसी तरह हालत ख्वाब में पूछा, तुम कौन हो? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं एक राज हूँ। जिन्नात शहंशाह शहरयार ने उसका जवाब सुनकर फिर चौंक कर पूछा, कैसा राज? उसने फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं वही नामालूम परछाई हूँ जिसे तुम्हारे महल में घूमते हुए कई बार बहुत से लोगों ने देखा है। और ए जिन्नात शहंशाह शहरयार, एक बात तो अच्छी तरह याद रख कि जो काम तू एक जिन्नात होकर और बादशाह होकर भी नहीं कर पाएगा, वो आगे जाकर तेरी बीवी और तेरी बेटी वो काम करके दिखाएगी। वो एक ऐसा राज है जिसे तुझे बाद में पता चलेगा, और वो ऐसा राज जिसके बारे में तूने कभी पहले सोचा भी नहीं होगा। और इतना कहकर वो परछाई फिर से गायब हो गई और जिन्नात शहंशाह शहरयार की आँख सुबह होने के बाद ही खुली और उसने अपने देखे हुए ख्वाब की उस परछाई की एक एक बात को याद करने लगा। और उसने फिर इरादा कर लिया कि बस इधर इस ज़मीन के नीचे का मामला हल हो जाए और उस कब्रिस्तान के नीचे का सच सामने आ जाए, फिर ज़रूर मैं
इस परछाई का राज जानने की पूरी कोशिश करूँगा। और फिर वो अपने ख्याल से बाहर निकल आया। वो तीनों भी अब जाग उठे थे। बारिश भी पूरी तरह से रुक चुकी थी और रात की तरह उस वक्त भी वो चारों जिन्नात शहंशाह शहरयार के लाए हुए नाश्ते को ही नोश फरमा रहे थे। नाश्ते से फारिग होकर दुर्वेश अजीज़ बख्तियार ने शहंशाह शहरयार से कहा, शहंशाह, हमें लगता है कि अब जल्द ही उस खंडर की तरफ हमें चलना चाहिए। और अगले पल बहुत सोच समझकर मशवरा करके वो चारों उस खंडर की तरफ चल दिए। दुर्वेश अजीज़ बख्तियार ने आसपास के माहौल पर गौर किया तो ऐसी कोई ख़ास और खौफनाक बात नज़र नहीं आई। वो लोग आसिया बेगम के ससुर असवद हयात के बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे। वो लोग चलते ही जा रहे थे, यहाँ तक कि दोपहर का वक्त हो चुका था। वो लोग अब उस खंडर के करीब बस पहुँचने ही वाले थे। जिन्नात शहंशाह शहरयार ने आसिया बेगम के ससुर को एक नज़र गौर से देखा और फिर वज़ीर शाहज़ुमान से कहा, जब हम लोग वहाँ पहुँच जाएं तो शाहज़ुमान, आप और दुर्वेश उस्ताद साहब उस खंडरनुमा कब्रिस्तान के पास ही असवद हयात के साथ उस पर नज़र रखिएगा और अंदर उस ज़मीन के नीचे पहले अकेले हम जाएंगे। ये सुनकर आसिया बेगम के ससुर असवद हयात ने खामोशी से उन तीनों को ही देखा और इसकी समझ में नहीं आया कि जिन्नात शहंशाह शहरयार उस पर शक कर रहा है या फिर उसकी हिफाजत के लिए ऐसा कहा है। खैर, वो लोग आखिर देखते ही देखते उस खंडरनुमा कब्रिस्तान पर पहुँच ही गए और अगले पल वो चारों ही उस कब्र पर खड़े थे जिस जगह की ज़मीन ने असवद हयात के पूरे परिवार को अपने अंदर खींच लिया था। और शहंशाह शहरयार के हुक्म के मुताबिक पहले उस ज़मीन के नीचे ही उसे ही जाना था और जाने से पहले उसने वज़ीर शाहज़ुमान को अपनी एक तिलिस्मी अंगूठी थमाकर कहा, जब तुम्हें हमारे बारे में जानना हो तो इस अंगूठी को अपने हाथों से रगड़ना, उसमें मेरा पता चल जाएगा। और ये कहकर वो जाने लगा। दुर्वेश अजीज़ बख्तियार और वज़ीर शाहज़ुमान के साथ साथ असवद हयात ने भी जिन्नात शहंशाह शहरयार को ये कहकर रुखसत किया कि हम आपके लिए दुआ करेंगे और कुछ देर बाद हम भी नीचे आ जाएंगे, आप अपना ख्याल रखिएगा। तो आखिर कैसा होगा ज़मीन के नीचे का मंज़र? क्या वो लोग अपने उस मकसद में कामयाब हो पाएंगे या फिर सामने आएगा कोई बहुत भयानक सच? ये सब जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।